हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय विकेगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 76 टू 100 फ्रॉम चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर, आल्सो नोन एज वर्क पावर एंड एनर्जी, फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर बुक एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बाय द पब्लिकेशन एमटीजी। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 76। क्या कहता है बच्चों ये? A body is initially at rest. It undergo one-dimensional motion with constant acceleration. Initially body rest पे है. Initially body is at a rest. It moves with constant acceleration A. The power delivered to it at time t. That means we have to find instantaneous speed. Instantaneous power. तो उसके लिए हमें स्पीड निकालनी पड़ेगी। किसी टाइम टी पर स्पीड क्या हो जाएगी बेटा? यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो वी कैन राइट दिस। तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर किसके बराबर होती है बच्चों? फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। वेलोसिटी क्या है? 80। तो अगर आप देखें तो ये आएगा ma²t। क्योंकि जो मास है वो भी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, तो इंस्टेंटेनियस पावर इज प्रोपोर्शनल टू टी। तो इट शुड बी बी ऑप्शन। m इज कांस्टेंट, a इज कांस्टेंट, सो इंस्टेंटेनियस पावर किसके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए? t के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है हमें? ये कहते हैं टू मैन with weights in ratio this run up a staircase in time in ratio this, the ratio of power of the first to second। जब बेटा हमारे पास ये कोई हम ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं, आपने और भी प्रॉब्लम्स ऐसी देखी होंगी कि जब हमारे पास कोई मैन सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाता है तो उसकी जो पावर है, पावर किसके बराबर होती है? वर्क डन और एनर्जी सप्लाइड बाय टाइम टेकन। तो उसने वर्क डन कितना किया? अपने आप को इतनी एनर्जी सप्लाई करी कि वो इतनी हाइट तक पहुंच जाए, डिवाइड बाय टाइम टेकन। ये हमारे पास क्या होता है बच्चों? पावर। ओके, तो अब अगर हम देखें तो दो मैन की पावर की रेशियो क्या होगी? P1 बाय P2, ये हो जाएगा m1g, दोनों की हाइट सेम है, डिवाइड बाय T1 इनटू m2gh/T2। अब अगर आप मेरा साथ दें, GH कट जाएगा, तो मासेस m1 बाय m2 टाइम T2 बाय T1। तो मासेस की रेशो क्या आ गई बेटा? 4:3। टाइम की रेशो क्या आ गई? 11, क्योंकि ये 12 बाय 11 है, T1 बाय T2। अब T2 बाय T1 लिखेंगे, ये समझे ना आप? T1 बाय T2 12 बाय 11 है, हमें T2 बाय T1 लिखना है, तो वो 11 बाय 12, ये 3 बेटा, तो इट वुड बी 11 बाय 9। तो क्या आंसर आ जाएगा? 11 बाय 9। ओके, मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है बच्चों? पावर ऑफ अ वाटर पंप इज 2 किलोवाट। द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन रेज इन 1 मिनट टू अ हाइट दिस। अब वही जो मैन वाला केस था, अब ये पंप यहां से क्या कर रहा है? ये मान लो हमने यहां पर पंप लगा दिया, ये पाइप है, इस वाटर को इतनी हाइट तक रेज कर रहा है, तो पावर हमारे पास क्या होती है? एनर्जी सप्लाइड। पावर हमारे पास क्या होती है बेटा? एनर्जी सप्लाइड डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब अगर हम वाटर को 10 मीटर हाइट तक लेके जा रहे हैं, तो एनर्जी सप्लाइड इज mgh डिवाइड बाय टाइम टेकन। मैं यहाँ डिफरेंशिएशन के फंक्शन यूज नहीं कर रहा बेटा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे dm/dt देखकर वैसे ही बिना मतलब के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम सिंपल रख रहे हैं चीजों को कि आप सिंपलेस्ट वे में इसे समझ पाए। मास gh पूछा गया है, कितना मास कितने लीटर? पहले मास निकाल लेते हैं, कितने टाइम में बेटा? इन 1 मिनट। तो टाइम कितना हो गया? 60 सेकेंड। अब अगर आप मेरा साथ दें, ये कट जाएगा बेटा, तो ये आ गया 12 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 10। तो ये मास कितना आ जाएगा? अगर हम देखें तो 1200 kg।
अब आपको ये बात पता होनी चाहिए बेटा, मास ऑफ 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर इज 1 kg। तो इसका मतलब 1 kg मास वाटर की वॉल्यूम कितनी होती है, 1 लीटर। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं वॉल्यूम कितनी लिफ्ट करेंगे यहाँ पर, 1200 लीटर। तो ये जो 1200 kg है, इसी को आप क्या वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, लीटर। ओके, मास ऑफ 1 लीटर वाटर इज 1 kg। 79 बेटा, an elevator which carry a maximum load of this is moving up with constant speed, frictional force this, what is the minimum power delivered by the motor to the elevator। गौर से देखिए बेटा, इसी टाइप का क्वेश्चन 2021 में नीट में भी आया था कि ये हमारे पास एक एलिवेटर है, ये ऊपर जो मोटर है वो स्ट्रिंग के यहाँ पर रोप लगी होती है, स्ट्रिंग मोटर लगी है जो इसे ऊपर की तरफ खींचती है, इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, और क्योंकि मोशन अपवर्ड है इसलिए जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स वो मोशन के ऑपोजिट लगेगी, तो डाउन। तो अगर ये कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है बेटा, क्या मेंशन किया हुआ है, कांस्टेंट स्पीड, तो इसका मतलब टेंशन किसके बराबर आएगी, mg प्लस फ्रिक्शनल फोर्स। बेटा वेट कितना है, 1800 मास है इंटू जी 10, फ्रिक्शन कितनी है बच्चों, 4000 न्यूटन। तो ये कितना आ गया, 22,000 न्यूटन। तो पावर क्या आ जाएगी, पावर टेंशन इंटू वेलोसिटी, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर टेंशन कितनी है 22,000, 22,000, वेलोसिटी कितनी है बेटा 2, तो इट वुड बी 24,000 या 24 किलोवाट। हमें आंसर किस में देना था बेटा, किलोवाट में, तो आंसर वुड बी 44। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है हमें, ये हमें क्वेश्चन कह रहा है अ पंप ऑन ग्राउंड। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्योंकि एफिशिएंसी यूज की गई है, काफी सारे बच्चे इस एफिशिएंसी में फंस जाते हैं। तो क्या कह रहा है, अ पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कैन पंप up water to fill a tank of this in 15 minutes. If the tank is 40 meter above the ground, the efficiency of the pump is this, the electric power supply। अगर आप ध्यान से देखें बेटा यहाँ पर, तो क्या कह रहा है हमें कि एक पंप है जिसको 40 मीटर हाइट पे रखे हुए टैंक को फिल करना है। तो यानी कि इस पंप को मैकेनिकल पावर कितनी लगानी पड़ेगी, मैकेनिकल पावर कितनी चाहिए उस वाटर को, टैंक को फिल करने के लिए, mgh/t। मास कितना होगा, उस टैंक के अंदर वाटर कितना फिल करना है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, g इंटू टी। अब अगर आप मेरा साथ दें तो डेंसिटी ऑफ वाटर सबको पता है 10⁻3, वॉल्यूम कितनी है 30 मीटर क्यूब, g10, कितनी हाइट पे रखा हुआ है टैंक, 40 मीटर पे, कितने मिनट में फिल करना है, 15 मिनट में, 15 इंटू 60, यही बनेगा बेटा। तो अगर आप मेरा साथ दें यहाँ पर, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये बन गया नीचे 30, ऊपर बच गया 400, नीचे 30 इंटू 10⁻3, ये किलोवाट में है तो वो साथ में ऐसे ही रख लेते हैं। तो ये हमारे पास मैकेनिकल पावर, जहां हम कह सकते हैं इस पंप की आउटपुट, इस पंप की आउटपुट, ये तो इस पंप को काम करना है, ये तो इसको आउटपुट चाहिए। तो एफिशिएंसी हमारे पास क्या होती है बच्चों, एफिशिएंसी होती है पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट। अब ये तो इसको काम करना है, ये तो आउटपुट है, तो मुझे इलेक्ट्रिकल पावर कितनी देनी पड़ेगी, सच दैट इट्स एफिशिएंसी इज 30%, यानी कि जितनी मैं इसको इलेक्ट्रिकल पावर दूंगा सिर्फ उसकी 30% मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होगी और वाटर को लिफ्ट कर पाएगी। तो इसका मतलब ये कितना हो गया बेटा, एफिशिएंसी 30% को आप क्या लिख सकते हो, 30 डिवाइड बाय 100। आउटपुट कितनी है वो हमने निकाल ली, इलेक्ट्रिकल पावर, तो इनपुट हमारे पास क्या आ गया 10/3, क्योंकि यहां पर 1 0 कैंसिल हो जाएगी। तो ये इनपुट क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर इंटू आउटपुट, आउटपुट क्या है 40/3 इंटू 10⁻3, तो ये कितना आ गया 400/3,
सॉरी 9, 400/9 किलोवाट। दिस इज द इलेक्ट्रिकल पावर वी नीड टू सप्लाई। अब अगर आप इसे डिवाइड करें, फ्रैक्शन में फाइंड करें, 4 पे गया 36, 40, फिर से 4 पे गया, फिर 40, फिर 4, इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? बी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81 इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन बेटा। क्या कहता है? अ वाटर इज फ्लोइंग इन अ रिवर at 2 meter per second. The river is 50 meter wide and an average depth. ये कुछ ऐसे, अगर मैं देखूं, ये मैं कुछ ऐसे क्रॉस सेक्शन बना लेता हूं इस रिवर। ये रिवर है बेटा, ये इस तरीके से यहां पर जो रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है। इसकी जो डेप्थ है वो 5 मीटर, एवरेज डेप्थ, और वाइड कितना है? 50 मीटर। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? एरिया। हमें क्या दे रखी है? स्पीड। हमें फाइंड करना है द पावर अवेलेबल फ्रॉम द करंट। करंट का मतलब है वाटर फ्लो। फ्रॉम द करंट का मतलब क्या है? करंट किसको बोलता है? रिवर करंट बोलना चाहिए था, बट इसको करंट का मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। जो वाटर फ्लो कर रहा है उससे कितनी पावर हमें मिल सकती है। तो ये जो वाटर है फ्लो कर रहा है बेटा, तो यहां पर जो पावर आएगी वो किसके बराबर आएगी? रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर। अब रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ, आप इसे कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर आ गया। dm/dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। ये अब हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये पता हो और कुछ बच्चों को हो सकता है ना पता हो, तो मैं यहां पर लिखकर बताता हूं। वैसे हम इसे फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर में देखते हैं। ये मैंने स्प्लिट कर दिया बेटा, ये ऊपर वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन था, यहां पर ऐसे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, इट इज क्वेश्चन नंबर 81। ये हम लोग देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। जो ड्रॉपर के बच्चे हैं, जो रिपीट कर रहे हैं, रिपीटर के बच्चे हैं, वो तो समझते हैं। जो 11th के बच्चे हैं, हो सकता है उनको ये थोड़ा सा अभी फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए उनके लिए बता रहा हूं बेटा। मास होता है डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ बेटा, डिवाइड बाय dt। अब जो डेंसिटी है वो सेम है, एरिया सेम है, तो dl/dt को क्या लिख दिया जाता है यहां पर? वेलोसिटी। जिस रेट से ये लेंथ बदलेगी, यानी कि वो किस रेट से होती है? जिस रेट से ये वाटर फ्लो कर रहा होगा, तो इसलिए यहां पर इसको क्या लिख दिया जाता है? ρAV। अब अगर आप देखें तो ये बन जाता है ρAV/Q। हाफ डेंसिटी कितनी होती है बेटा वाटर की? सबको मालूम है, 10⁻³ एरिया। ध्यान से देखिए बेटा, एरिया कैसे करेंगे? अब आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ये वाला, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वन साइड इनटू अदर साइड। तो एरिया विल बी इक्वल टू 50 × 5। स्पीड कितनी है? रिवर करंट की स्पीड है 2, तो यहां पर क्या आएगा? 2³ आएगा। तो अगर आप मेरा साथ दें, ये 8, ये 4, ये हमारे पास 250, 1000 इंटू 1000, तो ये कितना आ गया? 10⁻6 वॉट। आप इसे 1 मेगावाट भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो आंसर है वो किस यूनिट्स में चाहिए? मेगावाट में। तो आंसर विल बी 1। तो इट इज ऑप्शन बी। ओके बेटा, उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे बेटा। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और भी बाकी वीडियोस देखने के लिए MTG फिंगर टिप्स के सॉल्यूशंस, या फिर हम कह सकते हैं वन शॉट वीडियोस के लिए, शॉर्ट ट्रिक वीडियोस के लिए, PYQ के लिए, उन सब के लिए प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उन सब पे विजिट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है। यहां से अब क्वेश्चन नंबर 82 से शुरू हो जाते हैं बेटा कोलिजन के क्वेश्चंस। अब ये कोलिजन किसी किसी बैच में वर्क पर एनर्जी चैप्टर के साथ पढ़ा दिया जाता है, किसी किसी बैच में COM सेंटर ऑफ मास चैप्टर के बाद पढ़ाया जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स A and B, आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस ऑफ गिवन आंसर। हमें क्या चॉइस करनी है? करेक्ट। इन वन डायमेंशनल परफेक्टली
perfectly elastic collision between two moving bodies of equal masses, the body merely exchange their velocities after collision. बिल्कुल सही बेटा, ये तो एक रिजल्ट है जो हम लिखते हैं कि अगर दोनों बॉडीज, ये मान लो u1 स्पीड से जा रहा है, m मास है, ये दूसरा u2 स्पीड से जा रहा है, m मास है, तो आफ्टर कोलिजन ये v1 ये v2 बेटा, और अगर ये कोलिजन हमारे पास इलास्टिक है, मासेस बराबर हैं, तो वेलोसिटीज गेट इंटरचेंज। जो v2 है वो u1 के बराबर और v1 जो है वो u2 के बराबर, u1 v2 के बराबर हो जाता है। ओके, जरूरी नहीं कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो, अगर ये ऑपोजिट जा रहे होते तब भी हमारे पास ये वेलोसिटीज विद साइन एंड मैग्नीट्यूड इंटरचेंज हो जाती हैं, तो ये करेक्ट होना चाहिए। If a lighter body at rest suffer perfectly inelastic collision, सॉरी फिर से मैंने गलत पढ़ा, perfectly elastic collision with very heavy body, अगर हमारे पास ये एक बहुत ही लाइटर बॉडी ऑब्जेक्ट है और ये बहुत ही ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट है, अगर ये दोनों कोलाइड करते हैं, ये मूव करती आ रही है और ये रेस्ट पे थी, ठीक है, देन आफ्टर कोलिजन बोथ ट्रेवल विद सेम वेलोसिटी, नो, सेम वेलोसिटी किसमें होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें हम ये कहते हैं कि जो हैवी बॉडी है उसकी वेलोसिटी नियरली क्या रह जाती है, सेम, और जो लाइटर बॉडी है ये डबल स्पीड से भागती है, नियरली डबल स्पीड से जो है आगे की तरफ जाती है। तो ये वाली ऑप्शन क्या हो गई, गलत, तो आंसर क्या आएगा, सी। 81, when two spheres of equal masses undergo glancing, glancing मतलब oblique collision, ये एक वर्ड है जो आपको ध्यान में रखना, oblique collision के लिए यूज किया गया है। इलास्टिक collision with one of them at rest, ये भी एक स्टैंडर्ड केस है बेटा, रिजल्ट है ये, क्या रिजल्ट है, ये आपने क्लास में डिराइव भी किया होगा कि अगर एक बॉडी ऐसे आ रही है, दूसरी बॉडी सेम मास की रेस्ट पे है और कोलिजन कैसी है, इलास्टिक। ये नीट में और जेई में 2-3 बार क्वेश्चन ये सीधा पूछा गया है कि एंगल क्या होगा, तब ये दोनों बॉडीज जो हैं कुछ इस तरीके से मूव करती हैं बेटा कि इनके बीच का एंगल क्या हो जाता है, 90 डिग्री। ये एक रिजल्ट है, क्लास में बताया भी जाता है ओब्लिक कोलिजन में एलओआई के कंसेप्ट से, बट ये याद रखने के लिए भी कहा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। 2-3 बार जेई और नीट दोनों में ये पूछा जा चुका है, पीवाईक्यू में आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 84 बेटा क्या कहता है, अ स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m1 collide head on with another ball of mass m2 at rest, collision is elastic, fraction of kinetic energy lost by m1। ये हमारे पास एक बढ़िया क्वेश्चन है, काफी बच्चे इसमें डाउट लेकर आते हैं। ओके, क्या कहता है, ध्यान से देखिए बेटा, अ स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m1 collide head on with another ball, एक बॉल है स्फेरिकल बॉल जिसका मास m1 है, ये जाकर टकराता है, मान लो इसकी स्पीड है u1, दूसरा जो ऑब्जेक्ट बॉल है m2 वो इनिशियली किस में पड़ा था, रेस्ट। टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मान लो v1 रह जाती है, और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, मान लेते हैं v2 हो जाती है। अब सबसे पहले तो ये समझना है कि हमें फाइंड क्या करना है, फिर ही तो उसके बाद फाइंड करेंगे। कहता है फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय m1, यानी कि पहले तो अगर हम देखें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1 हाफ m1 u1 स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या बच जाएगी अगर हमें v1 पता चल गया, हाफ m1 v1 स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट कितनी होगी, लॉस्ट होती है इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि कम हुई है तो इनिशियल माइनस फाइनल, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। फिर हमसे पूछा है फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट, पहले तो दिमाग में ये आना चाहिए कि हमें फाइंड क्या करना है, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट, तो ये किसके बराबर आएगा, काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फ्रैक्शन ऑफ लॉस्ट मतलब काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी।
अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे बेटा तो क्या बनेगा, u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ m u1 का स्क्वायर। हाफ से हाफ, m से m कट गया, तो ये बचा 1 माइनस v1 बाई u1 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हमें क्या फाइंड करना है, v1 माइनस u1 फाइंड कर। अब वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं और बाय डायरेक्ट इक्वेशन। अगर आपको याद हो, स्पेशली व्हेन सेकंड बॉल इज एट रेस्ट, मैं दोनों मेथड से करके दिखा दूंगा बेटा। इस टाइप के जो एक्सप्रेशन आगे भी यूज में आएंगे, इसलिए मैं आपको इक्वेशन भी लिख कर बता रहा हूं। v1 ये होता है m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 u1 प्लस 2 m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये स्पेशली हम तब यूज करते हैं जब u2 रेस्ट पे हो, तो ये 0 हो गया, हमारे पास सीधा एक्सप्रेशन आ जाता है। तो इस केस में ये क्या आ जाएगा बेटा, v1 बाई u1, क्योंकि ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, u2 0 है, तो इट इज सिंपली m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ओके, इतना सिंपल सा आ गया। अगर आपको ये इक्वेशन याद नहीं है, फिर आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। मेथड 2 क्या है, फॉर फाइंडिंग v1। v1 फाइंड करने के लिए पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। मोमेंटम कंजर्वेशन, m1 v1 m2 v2 इक्वल टू m1 u1। दूसरी बॉडी तो रेस्ट पे थी, दूसरी इक्वेशन क्या लगानी पड़ेगी, E इक्वल टू 1। ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1। अब मुझे v2 नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ v1 चाहिए, तो मैं इसको लिख देता हूं u1 प्लस v1। पुट इन इक्वेशन 1 m1 v1 प्लस m2। आप देख सकते हैं कितनी मेहनत लगने वाली है बेटा, कितना ज्यादा टाइम और मेहनत लगेगी इसमें। अब अगर आप देखें, इसको ओपन कर दीजिए, m1 v1 m2 u1 प्लस m2 v1 इक्वल टू m1 u1। u1 की टर्म को इधर ले जाइए, v1 इधर कॉमन रख लिया, तो क्या बनेगा, m1 u1 माइनस m2 u1। तो v1 बाई u1 किसके बराबर आ गया, m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ओके, you can write v1 by u1 in this way also, or you can save your time by remembering this result. okay, ये आपने v1 के लिए लिखा, ऐसा ही v2 के लिए भी होता है, बस 1 और 2 को रिप्लेस कर देना है, 1 और 2 को रिप्लेस कर देना है। और ये किस केस में लगता है, ओनली फॉर इलास्टिक कोलिजन। किस केस में लगता है बेटा, ओनली फॉर इलास्टिक कोलिजन के लिए। ओके, इन इलास्टिक के लिए एक्सप्रेशन अलग होता है। तो अब हमने ये लिख लिया, मुझे थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी बेटा यहां, ठीक है। v1 बाई u1 की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं बेटा, क्या होगा, 1 माइनस m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का स्क्वायर। अब अगर आप मेरा साथ दें, मैं यहां पर m1 प्लस m2 के स्क्वायर को कॉमन लेना चाहता हूं, ऊपर आ जाएगा m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस m1 माइनस m2 का स्क्वायर। तो आपको पता है इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2। फिर अगर हम अंदर वाले को ओपन करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, यहाँ थोड़ी जगह कम है, यहाँ थोड़ी सी जगह कम है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ बेटा, जो हमने यहाँ लिखा। ओके, चलिए, इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, तो यहाँ अब थोड़ी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। चलिए, इसको ओपन करते हैं, m1 का स्क्वायर m2 का स्क्वायर 2m1 m2 2m1 m2। इसे ओपन करिए बेटा, ये क्या हो जाएगा, m1 का स्क्वायर m2 का स्क्वायर माइनस 2m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का स्क्वायर। अब अगर आप मेरा साथ दें, बीच में है माइनस साइन, है ना, इसलिए ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा जुड़कर, ये अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी 4m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का स्क्वायर।
क्लियर है? तो इट शुड बी द आंसर कुछ इस टाइप से। तो आप देख सकते हैं बेटा, अगर हम इस शॉर्ट फॉर्मूला का यूज करते हैं तब भी ये काफी लेंथी जा रहा है, और अगर मुझे वो जो नीचे किया था मैंने डिराइव करना पड़ गया तो फिर तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप अपनी कैलकुलेशन को, अगर आपका मैथ्स अच्छा है, कैलकुलेशन अच्छी है, तो थोड़ा टाइम आप यहाँ पर भी बचा सकते हैं, बट अदरवाइज इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं बेटा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मूविंग टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 85, कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1, an object of mass m1 collide with another object of mass m2 which is at rest. Okay, after the collision the object move with equal speed in opposite direction. The ratio of masses, अगर आप ध्यान से देखें इसमें, अगर मैं देखूं, कहता है एक बॉल m1 ये आकर टकराती है another object m2 which is at rest, m2 which is was at rest. After collision both object move with equal speed in opposite. ये v इधर गया m1, ये m2 v से इधर गया, both moves with equal speed in a opposite direction. तो कोई भी collision हो, momentum is conserved. तो इनिशियल मोमेंटम m1 u1, दूसरे का क्या है 0, इसका अब मैंने कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव ली है बेटा, राइट साइड, तो m2v इज पॉजिटिव, m1v इज नेगेटिव। तो हमारे पास रिलेशन बन गया m1 u1 m2v माइनस m1v। अब अगर आप ध्यान से देखें बेटा, तो जितनी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से हम यहाँ आके स्टक हो गए। हमारे पास एक ही रिलेशन है और कुछ भी नहीं दिया जिससे हम इसको सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पर अब हमें बाय डिफॉल्ट ये मानना पड़ा कि कोलिजन इज इलास्टिक, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। इन इलास्टिक मानेंगे तो ई की वैल्यू नहीं पता, फिर से एक वेरिएबल ऐड हो जाएगा। परफेक्टली इन इलास्टिक है नहीं क्योंकि स्टिक नहीं किए, तो ये मुझे क्या करना पड़ा, अज्यूम करना पड़ा, क्योंकि और कुछ ऑप्शन यहाँ पर बचती नहीं है मेरे पास। तो ई की वैल्यू क्या मान ली 1, तो क्या होगा v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u1 माइनस 0। तो ये क्या आ गया 2v इक्वल टू u। ओके, दिस इज u1 इज इक्वल टू u। गेटिंग माई पॉइंट? ओके बेटा, ये v2 है और ये क्या है v1, तो v2 पॉजिटिव है माइनस v1 क्या है नेगेटिव, डिवाइड बाय u पॉजिटिव है, u1 कितना है, मैंने u1 ही लिखा हुआ था यहाँ पर u1। ओके, अब हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने u1 को पुट कर दिया यहाँ पर, पुट इन इक्वेशन 1, u1 को पुट कर दिया 2v, और यहां से m2 माइनस m1 v कॉमन आ गया, तो v से v कट जाएगा। तो यहां आपके पास क्या बच गया बेटा, 2m1 m2 प्लस m1, तो आपके पास बच गया 3m1 इक्वल टू m2। और ध्यान से देखें तो हमसे पूछा m2 बाई m1, तो वो किसके बराबर आएगा, 3 आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें और ये हमारा आंसर मैच कर जाता है, जो आंसर की दी गई है उसमें ये मैच कर जाता है, तो यहां पर क्वेश्चन में क्या मिसिंग है बेटा, हम कह सकते हैं जो स्टेटमेंट है वो इनकम्प्लीट है। इसमें कोलिजन के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि कैसी कोलिजन होनी चाहिए। ओके, उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा बेटा आपको। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। 86 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल एनर्जी कर्व पॉसिबली डिस्क्राइब द इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बिलियर्ड बॉल्स ईच ऑफ रेडियस आर। ये भी एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, क्योंकि हमें पता है इन एन इलास्टिक कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर is equal to kinetic energy after collision, but during collision some part of kinetic energy convert into potential energy। और इस क्वेश्चन में पूछ लिया पोटेंशियल एनर्जी का कर्व, तो क्या होगा बेटा, इसको समझाने के लिए मैंने यहां पर आपके लिए ये ड्राइंग बनाकर रखी हुई है। क्या कहता है, गौर से देखिए बेटा, इस ड्राइंग में ये कोई दो बॉल्स हैं,
जो एक दूसरे की तरफ ऐसे मूव कर रही थी, चाहे जो हम कह सकते हैं ये कोई रेस्ट पे थी, ये जाकर इसको टकराने वाली है बिफोर। अब जस्ट हमने जो कोलिजन है वो स्टार्ट हुई, तो दोनों बॉल का रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, तो मैं यहां कैपिटल आर कर लेता हूं। दोनों जो बॉल हैं उसका जो रेडियस है वो क्या है बेटा, कैपिटल आर। तो जब ये जस्ट टच करेंगे तो इनके सेंटर के बीच की सेपरेशन, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द बॉल, वो क्या होगी, 2r। जब यहां ऐसा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। एट डिस्टेंस 2r पोटेंशियल एनर्जी इज 0, एट 2r पोटेंशियल एनर्जी 0, यहां पर नहीं है, यहां पर भी 2r पे पोटेंशियल एनर्जी इज 0। अब जैसे जैसे ये अब जो कोलिजन होगी बेटा, ये इसको प्रेस करेगा और ये इसको, तो कुछ टाइम के बाद ये डिफॉर्मेशन हो गई, ड्यूरिंग कोलिजन है, दिस इज द ड्यूरिंग कोलिजन। आप इसे ऐसे समझें कि दो बहुत ही सॉफ्ट सी बॉल एक दूसरे के साथ जाके टकराती हैं, जो परफेक्टली इलास्टिक बॉल्स हैं। तो जब वो एक दूसरे के साथ जाके टकराएंगी तो इनकी क्या होगी बेटा, डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मतलब इनका शेप चेंज होगा। तो यहां पर अब पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन 0। अब ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और कब तक बढ़ती रहेगी, जब तक ये वापस अपनी, मतलब पहले ये बढ़ेगी, कब तक बढ़ेगी बेटा, जब तक ये कुछ इस तरीके की डिफॉर्मेशन नहीं कर लेते, कुछ इस तरीके की डिफॉर्मेशन नहीं हो जाती। ये दोनों के जो सेंटर्स हैं दैट विल बी नियरली क्लोज, एंड एट दिस टाइम u इज मच वेरी मच हायर। फिर से ये क्या करना शुरू करेगा, शेप रिगेन करना शुरू करेगा बेटा, फिर से ये शेप रिगेन करना शुरू करेगा, और फाइनली ये दोनों फिर से क्या हो जाएंगे, स्फेरिकल, और इनकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 0 हो जाएगी। फिर ये पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और फिर से क्या हो जाएगी, 0। तो पहले ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, कब ये मैक्सिमम होगी बेटा, जब सेपरेशन 0 है। तो जब सेपरेशन 0 है, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, सेपरेशन 0 इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, दो सेंटर आपस में जाके कोलाइड करना बहुत ही रेयर केस में है, चलो है मान लिया, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। इसने बताया कांस्टेंट होगी, नो। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे दोनों की शेप चेंज होगी, डिफॉर्मेशन बढ़ेगी, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। जैसे स्प्रिंग में होती है ना बेटा, हाफ kx², जितना ज्यादा उसे कंप्रेस करेंगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। जितना ये दोनों बॉल एक दूसरे को कंप्रेस करती जाएंगी उतनी इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो इसमें क्या बता दिया कि जब ये सेपरेशन 0 हो जाएगी तब पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, गलत बेटा। तो कौन सी ऑप्शन सही है हमारे पास, जब सेपरेशन 2r है तो पोटेंशियल एनर्जी 0, व्हेन सेपरेशन बिकम्स नियरली 0 पोटेंशियल एनर्जी इज वेरी हाई। तो क्या आंसर आना चाहिए बेटा, डी ऑप्शन। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा बेटा। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 87, क्या कहता है, अ पार्टिकल ऑफ मास दिस मूविंग विद वेलोसिटी दिस एक्सपीरियंस परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। कोई एक बॉल, ये मैं कोई एक बॉल बेटा मास है कोई 1 ग्राम का, वो मान लो इधर जा रहा था, ये दूसरा मास आया बेटा, ये मान लो कहीं इधर जा रहा था, ये दोनों आपस में टकरा गए। जब टकरा गए तो एक दूसरे के साथ स्टिक कर गए बेटा, तो मान लो इनकी वेलोसिटी क्या हो गई, v। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्वेशन तो हमेशा वैलिड है इन ऑल टाइप ऑफ कोलिजन। तो बाद में दोनों मास आपस में स्टिक कर गए बेटा, तो वेलोसिटी b। इनिशियल क्या था, m1 v1 प्लस m2 v2, u1 u2 भी आप इसे लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर ये हो गया 1 + 2 ग्राम है तो -3 लगा सकते हैं, v। यहां पर भी मास कितना था, 1 ग्राम, v1 यहां थोड़ी जगह कम रह जाएगी लिखने के लिए, थोड़ा ऐसे खिसका लेते हैं, v1 क्या बचेगा बेटा, 3i - 2j। फिर m2 भी ग्राम में है बेटा, -3, v2 कितना है, 4j - 6k। तो अब अगर आप ध्यान से देखें, सारे मासेस ग्राम में है, सारे मासेस ग्राम में है, तो ये कट गया बेटा,
तो यहां पर क्या बच गया हमारे पास 3v, क्या बच गया बेटा 3v, और यहां क्या बच गया 3i माइनस 2j, यहां क्या बच गया बेटा 8j माइनस 12k। अगर आप देखें तो v किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ 3i प्लस 6j माइनस 12k डिवाइड बाय 3 से डिवाइड कर दिया तो i प्लस 2j माइनस 4k। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड पूछा गया है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो √21। √21 लाइज बिटवीन 4 एंड 5, क्योंकि 16 होता तो 4, 25 होता तो 5, इन दोनों के बीच में कितनी ऑप्शंस हैं, सिर्फ एक है, तो बिना ज्यादा सोचे उस पे आंसर मार्क कर देंगे। कहीं पता चले √21 सॉल्व करने बैठ गए कि सर क्या होगा क्या होगा, बेटा ऑप्शन देख लो पहले, 4 और 5 में एक है तो वही मार्क कर दो, क्यों दिमाग पे ज्यादा जोर डालना है। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 88 कहता है अ बॉल फॉल्स अंडर ग्रेविटी। अब ये वर्क कोलिजन का लग रहा है बट है वर्क पर एनर्जी का। बॉल फॉल्स अंडर ग्रेविटी फ्रॉम हाइट 10 मीटर, हाइट 10 मीटर with an initial downward velocity u, very good, it collide with the ground, ग्राउंड के साथ कोलाइड करता है यहां किसी वेलोसिटी के साथ, फिर वापस रिबाउंड हो जाता है, and loses 50% of its energy in collision and then rise back to the same height। ये मैक्सिमम हाइट वापस कितनी तक जाता है, v फाइनल 0, राइजेस बैक अप टू आना चाहिए था, बैक टू द सेम हाइट, कितनी हाइट तक वापस जाता है बेटा, उसी सेम हाइट तक वापस जाता है। तो ये इसकी इनिशियल सिचुएशन थी, ये इसकी फाइनल। कितने परसेंट एनर्जी लॉस हुई ड्यूरिंग कोलिजन, 50% लॉस। तो बेटा हम ये कह सकते हैं जो फाइनल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, इनिशियल एनर्जी माइनस लॉस। सिंपल सी बात है, अगर मान लो आपके पास 100 रुपीज है, 20 रुपीज लॉस हो जाए तो बच कितना जाएगा 80, तो इनिशियल एनर्जी थी उसमें से कुछ लॉस हो गया तो कितनी बच गई फाइनल। अब फाइनल एनर्जी कितनी है mgh, सिर्फ इनिशियल एनर्जी मैं ei लिख लेता हूं अभी, लॉस कितना है 50% ऑफ एनर्जी। भाई इसके पास जो यहां एनर्जी थी, जब ये नीचे जाएगा एनर्जी कंजर्व, तो यहां पर भी एनर्जी वही होगी, इसका 50% लॉस हो गया, बाकी ये बच गया, तो कितना लॉस हो गया 50%, तो 50% यानी कि हाफ बेटा, तो कितना बच गया ei, तो mgh हाफ, ei कितना था mgh प्लस वहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या थी हाफ mu²। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है बेटा, कई बार बच्चे क्या करते हैं, पहले यहां हाफ mu² mgh लगा के यहां वेलोसिटी निकालेंगे हाफ mv² से, फिर ये वेलोसिटी एनर्जी निकाली, फिर कहते हैं 50% लॉस हो गया, फिर यहां स्पीड निकालते हैं हाफ mv², फिर यहां से ये फाइनल हाइट ने कुछ करते हैं। तो बेटा इतना सब करने की जरूरत नहीं है, जो जब ये यहां आया तो एनर्जी इज कंजर्व, मान लो यहां 100 जूल थी, तो जब ये नीचे आता है तब भी तो टोटल एनर्जी 100 जूल ही रहती है, सिर्फ पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक में, बट रहेगी टोटल कितनी 50, उसका लॉस 100, उसका 50 लॉस हो गया तो कितना बचा 50। अब 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2mg, उधर mgh प्लस हाफ mu², ये इधर आ जाएगा, ये mgh बचेगा, 2mgh माइनस mgh, ये बच गया। अब अगर आप देखें बेटा तो m से m कट जाएगा, तो हमें क्या फाइंड करना था इनिशियल वेलोसिटी, तो u क्या बचा √2gh, 2gh, 2g कितना है 10, h कितना है बेटा 10, तो ये कितना आ गया 10√2 अप्रोक्सीमेटली 14 मीटर पर सेकेंड। समझे बेटा, क्लियर है सबको, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इस जो पॉइंट है इसका खास ध्यान रखना है बेटा, अक्सर बच्चे इसमें अपना काफी टाइम गवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 89
If two bodies stick together after collision and move as a single body, the collision is said to be perfectly inelastic. ये तो theoretical question है जिसमें दोनों बॉडी स्टिक करती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? perfectly inelastic. क्वेश्चन नंबर 90 बेटा क्या कह रहा है हमें, ध्यान से देखिए. कहता बॉब ए ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ मास m is released from horizontal to the vertical. ऐसे hit another ball B, बिल्कुल नीचे क्या रखी हुई है? बॉल B of same mass. मास क्या है? सेम एट रेस्ट ऑन टेबल, ये दिखाई गई है. ये ऐसे आएगा बेटा और इसको ऐसे टकराएगा. ठीक है, तो अगर आप देखें, आपने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में देखा है, आप एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं. जब ये बॉल यहां नीचे आएगी तो इसके पास क्या स्पीड होगी बेटा? इसकी स्पीड क्या होगी? u1 क्या हो जाएगी? एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे बेटा. इनिशियल एनर्जी, अगर मैं इसको रेफरेंस रख लूं, इनिशियल एनर्जी mgl प्लस 0, फाइनल एनर्जी हाफ m u1 स्क्वायर, पोटेंशियल 0, तो u1 हो जाता है √2gl. ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपने देखा भी है. तो कितनी स्पीड से आके टकराएगा? √2gl से आकर टकराएगा. ये हमने देखा बेटा. अब हमें क्या कहता है? ये बॉल B है. अब हम कोलिजन को देखते हैं. ये बॉल B पड़ी है, ये जो बॉल आकर ए बॉल आकर इसको कितनी स्पीड से हिट करने वाली है? u1 स्पीड से हिट करने वाली है. कोलिजन कैसी है? इलास्टिक. और दोनों का मास क्या है? सेम. अगर कोलिजन इलास्टिक और मास सेम है तो अब कोलिजन के बाद क्या होगा बेटा? जो B बॉल है वो u1 स्पीड से, जो इसकी स्पीड है वो किसके बराबर हो जाएगी? u1. और जो A बॉल है वो किस में आ जाएगी बेटा? रेस्ट. ए बॉल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? u2 के बराबर, यानी कि 0. ओके. इन एन इलास्टिक कोलिजन इफ masses आर इक्वल द velocities gets exchanged. What is the speed with which ball B start moving? यही पूछा गया था. तो v2 किसके बराबर होगा? u1 which is equal to √2gl. l कितना है बच्चों? यहां दिया हुआ, ये दिया 1 मीटर. g 10 है, ये है. तो √20 lies between 4 and 5. So how many options are there between 4 and 5? Only one. So that is our answer. Okay. √16 होता है 4, √25 5. Okay बेटा. क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है? ये कहता है if two metal balls of mass 2 kg moving with the speed this has head on collision with a stationary ball. अच्छा, A metal ball are 2 नहीं. Okay. After collision both the ball move together. The loss in kinetic energy due to collision. अब एक तो है इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन बेटा कि भाई ये एक बॉल है जिसका मास 2 kg है. ये आकर u1 स्पीड कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर. उसे आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं. दूसरी बॉल 3 kg वो रेस्ट पे थी, उसके साथ आकर टकराएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे? स्टिक. तो दोनों एक कांस्टेंट सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे बेटा. यही होता है ना. अब इसका जो सब्जेक्टिव सॉल्यूशन है वो तो सिंपल है कि मोमेंटम कंजर्वेशन करो. पहले मोमेंटम कितना है? 2 × 10. 3 वाले का है नहीं. अब ये दोनों जुड़ गए तो वेलोसिटी स्पीड क्या आ जाएगी बेटा? 20/5 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड. तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस किसके बराबर होता है? इनिशियल माइनस फाइनल. इनिशियल कितनी है? सिर्फ फर्स्ट मास के पास थी, फाइनल दोनों स्टिक कर गए बेटा, तो ये आएगा. अब ये कितना हो गया बेटा? 100. ये हो गया 5 × 16/2, 80/2 40, तो कितना आ गया? 62. ये तो रहा इसका सब्जेक्टिव सॉल्यूशन बेटा, जो आप डिटेल में कर सकते हैं. अदरवाइज आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए. इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी लॉस क्या होता है?
हाफ m1 m2 m1 प्लस m2 u relative इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यहां मास कितना है, एक का 2 एक का 3। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, ये कितनी स्पीड से आ रहा है, 10 से, और ये रेस्ट पे है। तो u1 माइनस u2 10 माइनस 0 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, ये 3/5, ये 100, ये कट जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 60। तो क्या आंसर आएगा बेटा 60। तो आंसर इज सेम, आइदर यू कैन सॉल्व बाय दिस डिटेल्ड मेथड और यू कैन सॉल्व बाय दिस डायरेक्ट फॉर्मूला। नीट एग्जाम या जेई एग्जाम कोई भी कंपटीशन हो उसमें आप अगर किसी क्वेश्चन में टाइम बचा सकते हैं तो आपको बचा लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी आ जाए और उसमें आपको थोड़े टाइम ज्यादा की जरूरत पड़ जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है बेटा, ध्यान से देखिए। ये a ball of mass m collide with the wall with speed v and rebound on the same line। एक बॉल आकर इसको टकराती है, द मास ऑफ द वॉल इज टेकन एज इन्फिनिटी, यानी कि रिजिड लेना है कि हिलेगी नहीं, और इसी लाइन के क्रॉस ये वापस चली जाती है। अब जब ये कांटेक्ट में होगा बेटा, जब ये कांटेक्ट में होगा तो ये थोड़ा सा बॉल ऐसे डिफॉर्म हुआ होगा, है ना, ऐसे डिफॉर्म होके पहले ये इस बॉल को प्रेस करेगा, फिर वापस ये रिगेन करता हुआ शेप उठेगा। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किधर लगेगी बेटा, वॉल अप्लाइज नॉर्मल फोर्स इन दिस डायरेक्शन, बट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। और आप दूसरे तरीके से देख सकते हैं, नेट वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इट रिबाउंड विद द सेम लाइन विद सेम स्पीड बेटा। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, हाफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल एंड इनिशियल दोनों क्या है, सेम, तो क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। तब भी हमारे पास वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। समझे? तो किसी भी तरीके से आप इसे देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 93 फिर से वही आ गया बेटा, अ स्फीयर P ऑफ मास m velocity vi undergo an oblique and perfectly elastic collision with an identical sphere at rest। ये हम पहले भी कर चुके हैं बेटा। कौन सा नंबर क्वेश्चन किया था हमने पहले, ये हमने पहले भी किया है। इसी वीडियो में मैंने कहा था कि जो कंपटीशन है उसमें 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और यहां पर भी अगर आप देखें आज की वीडियो में ही ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है बेटा, ठीक है। अब मुझे ये मिल नहीं रहा कि हमने कौन सा क्वेश्चन ये किया था, बट मुझे याद आ रहा है कि हमने ये आज किया था, है ना। उम्मीद है कि आपको भी याद होगा। ओके, ठीक है। 83 जो क्वेश्चन नंबर 83 था वो भी सेम था बेटा। क्वेश्चन नंबर 83 एंड दिस बोथ आर सेम। क्या कह रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ टकराता है जिसका मास सेम है और वो रेस्ट पे है, 3 चीजें चाहिए यहां पर। क्या, m1 इक्वल टू m2, u2 इक्वल टू 0, e इक्वल टू 1, और कौन सी कोलिजन है, ओब्लीक, हेड ऑन कोलिजन नहीं है, कौन सी है, ओब्लीक। तो कोलिजन के बाद ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं ये कितने एंगल पे मूव करते हैं बेटा, 90 डिग्री पे मूव करते हैं। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए बेटा, और ये कंपटीशन में 2 से 3 बार पहले भी पूछा जा चुका है। ओके, फिर क्या कहता है हमारे पास, 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है, अ स्फेरिकल बॉल ऑफ मास a spherical ball A of mass 4 kg moving along straight line strike another spherical ball of mass 1 kg। दोनों का मास अलग अलग है। आफ्टर कोलिजन ये एक बॉल है A जिसका मास 4 kg है, ये मूव कर रहा था बेटा।
अनदर बॉल है बी जिसका मास 1 kg है, वो रेस्ट पे थी, ठीक है। आफ्टर कोलिजन ए एंड बी मूव विद वेलोसिटी v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली मेकिंग एन एंगल, ओके। जो ए है वो v1 वेलोसिटी के साथ जाता है एट एन एंगल 30 डिग्री, जो बी है वो v2 वेलोसिटी के साथ जाता है एट एन एंगल 60 डिग्री। आप इसे ओब्लिक कोलिजन बना सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे मैंने शिफ्ट कर लिया कि सेंटर में से लाइन पास नहीं कर रही, ओके। अब कहता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए द रेशियो v1 एंड v2। ध्यान से देखिए बेटा, ओब्लिक कोलिजन की काफी पॉपुलर सिंपल प्रॉब्लम है। जब हमारे पास कोलिजन होती है मोमेंटम इज कंजर्व इन ऑल डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मोमेंटम कंजर्व रहता है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी मोमेंटम कंजर्व रहता है। हॉरिजॉन्टल में हमें यहाँ इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी तो हमें लिखने का कोई फायदा नहीं, हम सीधा वर्टिकल डायरेक्शन में लिखते हैं। तो फाइनल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम इन वाई। फाइनल मोमेंटम जो ए बॉल है ये ऊपर की तरफ है, तो इसका कंपोनेंट इधर कंपोनेंट कितना आएगा बेटा, v1 sin 30, साथ में मास, तो ma v1 sin 30। जो बी बॉल है इसका इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, v2 sin 60, क्योंकि जिधर एंगल होता है उस तरफ कॉस होता है, तो इसके परपेंडिकुलर साइन, तो ये mb v2 sin 60, इनिशियल 0। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखिए तो ये मास 4 है, v1 sin 30 1/2, ये हमारे पास मास 1 है, v2 sin 60 √3/2 इक्वल टू 0। तो ये बच गया 2v1 और ये बच गया √3/2 v2। हमें चाहिए v1/v2, तो ये इधर आ गया, वो 2 इधर आ जाएगा, तो क्या बचेगा √3/4। तो आंसर शुड बी √3/4। ओके, क्लियर है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 95 बेटा, अ न्यूट्रॉन कोलाइड हेड ऑन। न्यूट्रॉन बेटा हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का मास मान लिया mn विद ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम क्या होता है, हाइड्रोजन आइसोटोप जिसके पास एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन है। तो ड्यूटीरियम का मास अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स एनर्जी वुड बी ट्रांसफर टू ड्यूटीरियम। हेड ऑन कोलिजन है, जाकर ये हमारे पास u स्पीड से, ये रेस्ट पे था, जाकर टकराता। अब जब सब एटॉमिक पार्टिकल के बीच में हम कोलिजन ले रहे हैं, तो इसमें भी हमें नहीं दिया गया कि कोलिजन की टाइप कौन सी है, बट इनके बीच में इमेजिन करना थोड़ा ज्यादा आसान है कि इनके न्यूट्रॉन और ड्यूटेरियम के बीच में जो कोलिजन होगी वो प्रोबेबली इलास्टिक कोलिजन ही होनी चाहिए। अब हमें फाइंड क्या करना है, ये u1 है और u2 क्या है 0। जब ये टकराकर हटेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v1 और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v2। हमसे पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स एनर्जी वुड बी ट्रांसफर टू द ड्यूटेरियम। अगर ये हेड ऑन कोलिजन है ना, आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं बेटा, दो तरीके से कर सकते हैं। एनर्जी ट्रांसफर टू ड्यूटेरियम देख सकते हैं, यहां पर क्या देख सकते हैं, एनर्जी ट्रांसफर टू ड्यूटेरियम। वो किसके बराबर होगी, ड्यूटेरियम की फाइनल एनर्जी माइनस ड्यूटेरियम की इनिशियल एनर्जी। इनिशियली तो ये रेस्ट पे था, वो 0 है, तो फाइनल एनर्जी क्या होगी, हाफ 2 टाइम्स mn v2 का स्क्वायर। इनिशियल क्या थी बेटा 0, ठीक है। और फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, ये एनर्जी ट्रांसफर्ड है, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है बेटा फ्रैक्शन, जैसे परसेंटेज होती है वैसे ही फ्रैक्शन। अब एनर्जी कितनी ट्रांसफर करी, ये वाली mn v2 स्क्वायर, बट थी कितनी, हाफ mn u1 का स्क्वायर। तो अगर इसके पास 100 जूल एनर्जी थी, इसने 50 इसको दे दी,
तो कितनी फ्रैक्शन ट्रांसफर कितनी की 50, बट फ्रैक्शन कितनी हुई 50 ट्रांसफर करी किस में से 100 में से। तो एनर्जी ट्रांसफर्ड डिवाइड बाय कितनी एनर्जी थी उसको क्या बोलते हैं फ्रैक्शन। अगर परसेंटेज होता तो इंटू 100 कर देते, तो mn कट गया बेटा, तो ये आएगा 2v2 बाय u1 का स्क्वायर। अब फिर से ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं बेटा, एक मैंने आपको बताया था v2 बाय v1, वहां पर v2 बाय v1 की जरूरत थी, यहाँ v2 बाय u1 सॉरी वहां v1 बाय u1 की जरूरत थी, यहाँ v2 बाय u1 की जरूरत है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे बेटा, मैं फिर वही बताऊंगा आपको कि यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, विच वन, v2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1, m2 प्लस m1, वहां मैंने v1 के लिए लिखा था, यहां मैं किसके लिए लिख रहा हूं v2, मैंने कहा था 2 और 1 को एक्सचेंज कर देंगे, तो 2m1 u1 डिवाइड बाय m2 प्लस m1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर v2 इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। तो अब अगर हम देखें तो u2 0 है, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई बेटा, तो क्या बचा 2, मास ऑफ 1 कितना था न्यूट्रॉन के बराबर, मास ऑफ 2 कितना था 2 टाइम्स न्यूट्रॉन, और मास ऑफ 1 टाइम न्यूट्रॉन v1। तो ये क्या बच गया ऊपर 2, नीचे क्या बच गया 3u1, ये v2 आ गया। तो v2 बाई u1 किसके बराबर है बेटा 2/3, इसको पुट कर दीजिए यहाँ, तो 2 इंटू 2/3 का स्क्वायर, ये आ गया 8/9। ठीक है, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी। बट यहां पर देखिए इसने पूछा था फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी, बट यहां ऑप्शन में क्या दे दिया परसेंटेज, ये भी क्या गड़बड़ करता रहता है। तो ये फ्रैक्शन है, अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 800/9। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये पहले गया अप्रोक्सीमेटली 90 के आसपास आएगा, पहले 8 पे गया 72, फिर 80 पॉइंट आ गया 88 हो गया ये, ठीक है पॉइंट, फिर से वही आता रहेगा, तो अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 89%। तो कितने परसेंट एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी बेटा 89% एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 96, ये भी कुछ वैसा ही है। अ न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर कोलाइड हेड ऑन इलास्टिकली, ये एक न्यूट्रॉन है विद न्यूक्लियस ऑफ कार्बन, कार्बन का मास, कार्बन में के मास 12 टाइम्स लिख सकते हैं आप अप्रोक्सीमेटली, 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन, ये रेस्ट पे था। ये बात फिर से वही सारी घूम फिर के आ गई बेटा, सेम एज ऑफ क्वेश्चन नंबर 95। अगर आपने 95 नहीं देखा सीधा 96 पे आ गए, तो पहले 95 देख लीजिएगा बेटा। द फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम न्यूट्रॉन टू द कार्बन। अब अगर आप चीजें सीख गए, आपने 95 देख लिया, आप सीधा 99 पे आ गए, तो अब आपको पता है कि हमें क्या फाइंड करना है, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड। एनर्जी ट्रांसफर्ड कितनी है बेटा, ये रेस्ट पे था, बाद में ये मान लो v1 स्पीड के साथ जाता है न्यूट्रॉन, कार्बन जो जाता है वो v2 स्पीड के साथ जाता है, तो कार्बन के पास पहले एनर्जी नहीं थी, तो फाइनल एनर्जी ऑफ कार्बन माइनस दिस इज द एनर्जी ट्रांसफर्ड बेटा। इतनी एनर्जी मिल गई, कितने में से, कितनी एनर्जी थी पहले, इतनी एनर्जी थी पहले बेटा, समझ रहे हैं। अब अगर आप देखें 1/2 कट गया, मास ऑफ कार्बन एंड न्यूट्रॉन में रेशियो क्या है 12, तो ये क्या आएगा 12 v2/u का स्क्वायर। अब फिर आप वही फॉर्मूला लगा सकते हैं, v2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m2 प्लस m1 u2 प्लस 2m1 u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये वाली टर्म फिर से क्या हो गई बेटा 0, क्योंकि u2 वाज एट रेस्ट। पहले का मास क्या है mn और दूसरे का मास क्या है 12mn, और यहां पर वेलोसिटी क्या थी u, तो ऊपर बच गया 2, नीचे बच गया 13u। तो यहां पर अब v2/u की रेशियो क्या आ गई, ये तो और ज्यादा खराब आ गई 2/13, तो यहां पुट कर दीजिए बेटा, तो 12 2/13 का स्क्वायर, तो ये आ गया 4, 12 इंटू 4 48, 13 का स्क्वायर 169, और वैसा ही कुछ हमें ऑप्शन में भी दिख रहा है, समझ रहे हैं बेटा। तो 3 क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर इसी में दे रखे हैं, थोड़े से क्वेश्चन दिए हैं
कोलिजन के इस चैप्टर में, बट उनमें भी 3 क्वेश्चन एनर्जी ट्रांसफर के ऊपर है, तो आप समझ सकते हैं कितना क्रूशियल है। PYQ में भी आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी करेक्ट है, ये पहले आइडेंटिफाई कर लेना होता है बेटा कंपटीशन में कि इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है। इन इलास्टिक कोलिजन बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड, कौन सी कोलिजन है, इन इलास्टिक, मोमेंटम कंजर्व होता है बट काइनेटिक एनर्जी नहीं, तो ये गलत हो गया। इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, ये ट्रू हो गया। इन इलास्टिक कोलिजन है ये, मोमेंटम इज कंजर्व्ड एंड काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड, ये भी गलत हो गया। इलास्टिक कोलिजन में दोनों कंजर्व होते हैं बेटा। इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड काइनेटिक, ये भी गलत हो गया। तो कौन सा करेक्ट था बेटा, बी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था बेटा, उम्मीद है सबको ये जो कंडीशंस हैं ये पता होंगी। क्वेश्चन नंबर 98, टू मासेस m1 m2 मूविंग विद वेलोसिटी v1 v2 इन ऑपोजिट डायरेक्शन कोलाइड इलास्टिकली, दोनों कोलाइड करती हैं इलास्टिकली। एक m1 है, इधर जा रहा है v1 से, एक m2 है, इधर आ रहा है v2 से। कोलाइड इलास्टिकली, कोलिजन कैसी है, इलास्टिक। आफ्टर कोलिजन मासेस m1 m2 मूव्स विद, m1 मूव करता है v2 के साथ और m2 मूव करता है v1। देखते ही पता लगना चाहिए बेटा, इलास्टिक कोलिजन वेलोसिटीज गेट्स एक्सचेंज, इसका मतलब मासेस बराबर, बट फिर भी अगर करना चाहते हैं आप मोमेंटम से, आप इसे कर सकते हैं बेटा, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम बेटा, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड वेलोसिटी नेगेटिव। अगर आप मेरा साथ दें यहाँ पर, तो मैं m1 की टर्म को एक साइड कर लेता हूँ, m1 v1 वो इधर आ जाएगा, m1 v2 ये उधर चला जाएगा बेटा, m2 v2 m2 v1। तो अगर आप ध्यान से देखें, m1 कॉमन आ गया, v1 प्लस v2 इक्वल टू m2 कॉमन आ गया, v2 प्लस v1। तो यहां से हमें क्या पता चल गया, जैसे कि हमने बात करी थी कि भाई अगर ये इलास्टिक कोलिजन है, वेलोसिटीज एक्सचेंज हो रही हैं, तो मासेस शुड बी इक्वल। तो अच्छा, यहाँ रेशो किसकी पूछ रखी है, वेलोसिटी की। ओके, ध्यान से देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में है गड़बड़, यहां पर क्या पूछना चाहिए था आपको, मासेस की रेशो, तो वो क्या आएगी 1, क्योंकि वेलोसिटीज चाहे कुछ भी हो, v1 v2 कैन हैव एनी वैल्यू टू गेट एक्सचेंज। हो सकता है v1 u1 के बराबर हो, ये 0 हो, तो ये 0 हो जाता, ये u1 हो जाता बेटा। तो वेलोसिटीज कैन हैव एनी रेशियो टू गेट एक्सचेंज इन इलास्टिक कोलिजन। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या आएगी बेटा, करेक्शन आएगी, यहां पर इनको क्या पूछना चाहिए था, m2 बाय m1। ओके, क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है बेटा, ध्यान से देखिएगा एकदम, कहता है अ पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड v कोलाइड विद स्टेशनरी पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास m, ये m है, v स्पीड से जा रहा है, एक स्टेशनरी पार्टिकल जिसका मास m है जो रेस्ट पे टकरा जाता है। इफ द मैक्सिमम एनर्जी लॉस पॉसिबल, किस केस में एनर्जी लॉस पॉसिबल मैक्सिमम होता है बेटा, व्हेन कोलिजन इज परफेक्टली इन इलास्टिक, यानी कि जब ये दोनों स्टिक करेंगे। तो एनर्जी लॉस कितना होता है, हम पहले ही इसी वीडियो में स्टार्टिंग में क्वेश्चन में ये डिराइव कर चुके हैं बेटा फॉर्मूला, कि क्या होता है एनर्जी लॉस इन एन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। उम्मीद है आपने पूरी वीडियो देखी होगी, तो वहां पर ये आपको क्वेश्चन मिला होगा बेटा। ओके, उम्मीद करता हूं मैं ऐसी, अगर आपने नहीं देखी है तो पूरी वीडियो देखिए, और आपको ये रिजल्ट भी याद होना चाहिए बेटा। क्या होता है एनर्जी लॉस, हाफ m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू u रिलेटिव का स्क्वायर। तो क्या होता है बेटा, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास ये लॉस होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 91 नंबर क्वेश्चन में हमने ये एक्सप्रेशन पहले भी देखा था।
तो मास पहले का क्या है m, दूसरे का m प्लस m, रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल क्या है v माइनस 0, इसको v डैश लिख लेते हैं। तो ये क्या बच गई बेटा स्क्वायर, तो एनर्जी लॉस क्या होगी m प्लस m v स्क्वायर। बट इसने क्या कहा, इज गिवन एज हाफ एम वी स्क्वायर इंटू एफ, तो हाफ एम वी स्क्वायर को बाहर निकाल लिया बेटा हमने, मल्टीप्लाई में क्या बच गया कैपिटल एम डिवाइड बाय दोनों मास का। बट यहां कहता वेयर एफ इज, एफ क्या होना चाहिए बेटा हमारे पास कैपिटल एम बाय दोनों मास का सम, बट यहां ऊपर क्या है स्मॉल एम, इसलिए क्या हो गया बेटा, क्या हो गया ये रॉन्ग हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखें स्टेटमेंट 2, मैक्सिमम एनर्जी लॉस अकर व्हेन द पार्टिकल गेट स्टक बेटा, यस मैक्सिमम लॉस कब होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में, तो सेकंड इज ट्रू। तो कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगी, ए ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो बेटा, जिसमें हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 76 to 100 के वीडियो सॉल्यूशन फ्रॉम द चैप्टर वर्क पावर एनर्जी या फिर वर्क एनर्जी पावर। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, अ 10 kg ऑब्जेक्ट, अ 10 kg ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है बच्चों, 10 kg ऑब्जेक्ट कोलाइड विद स्टेशनरी 5 kg object, okay, after collision both stick together and move with velocity 4 मीटर पर सेकेंड। ये रेस्ट पे था, ये वाला आकर इसको टकराता है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ 10 kg मास। तो बेटा ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल दिया है, बीच बीच में काफी टफ क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपने पूरी वीडियो देखी होगी बेटा, फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप वहां पर अपना डाउट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं बेटा। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान दिया है, क्या आ जाएगा यहां पर, सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे एंड यू विल गेट योर आंसर 6 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद है बेटा सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।